Hi, good morning everyone. Today we are discuss about the GIT second part जिसमें अपन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। वो है अल्सर या पेप्टिक अल्सर। ठीक है, अब पेप्टिक अल्सर क्या होता है देखो। फर्स्ट वन डेफिनेशन, अल्सर इज इरोजन इन म्यूकोजल वॉल ऑफ स्टोमक और इसोफेगस और डुडेनम। मतलब इरोजन का मतलब होता है उधड़ना, डैमेज होना, ठीक है, लेयर का ब्रेक होना। इन म्यूकोजल वाल, जो म्यूकोजल वाल होती है किसकी, स्टोमक की है, इसोफेगस की और डुडेनम, इनकी जो म्यूकोजल उनमें इरोजन होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, इसको बोलते हैं अपन अल्सर। नेक्स्ट फर्स्ट आता है गैस्ट्रिक अल्सर। इफ अल्सर लोकेटेड इन स्टोमक, अगर स्टोमक के अंदर अल्सर है तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। इसोफेजियल अल्सर मतलब अगर लोकेशन कहां पे इसोफेगस में है तो उसको बोलते हैं इसोफेजियल अल्सर। नेक्स्ट आता है डुडेनल अल्सर। इफ अल्सर लोकेटेड इन डुडेनम, अगर अल्सर डुडेनम में है तो उसको बोलते हैं डुडेनल अल्सर। मोस्ट कॉमन है वो डुडेनल अल्सर होता है, सबसे ज्यादा कॉमन बोल सकते हैं जिसको मेनली डुडेनम होता है। नेक्स्ट आता है टाइप। अब टाइप के अपन बात करें तो देखो, एक्यूट पेप्टिक अल्सर दे आर सुपरफिशियली इन्वॉल्विंग ओनली म्यूकोजल, तो सुपरफिशियली लाइनिंग होती है म्यूकोजल लेयर की, ठीक है, उसके अंदर होता है जो अल्सर, उसको बोलते हैं एक्यूट पेप्टिक अल्सर विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या होता है, शॉर्ट पीरियड टाइम में अक्कर होता है, थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सम ब्लीड परफोरेट और बिकम क्रोनिक इफ नॉट ट्रीटेड। मतलब सम ब्लीडिंग होती है, परफोरेट मतलब उस अल्सर से क्या होगी, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है म्यूकोजल वॉल के अंदर उसके बाद ब्लीडिंग, सुपरफिशियल लेयर के अंदर ब्लीडिंग होती रहेगी। अगर ये ट्रीट ना हुआ, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, ठीक है, तो उसको क्या हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। नेक्स्ट है क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। क्रोनिक पेप्टिक अल्सर दे आर बिकम डीप अल्सर इन्वॉल्विंग म्यूकोजा और सब म्यूकोजा। क्रोनिक कहां पे होते हैं कि डीप अल्सर मतलब गहरे अल्सर होते हैं जो डेप्थ में ज्यादा होते हैं, इन्वॉल्विंग म्यूकोजल और सब म्यूकोजल लेयर होती है, ठीक है, जैसे जीआईटी के अंदर लेयर होती है म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के को भी के अंदर भी अल्सर होना, उसको बोलते हैं क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट आता है कॉज। फर्स्ट वन कॉज में क्या है, एस पाइलोरी। अब एस पाइलोरी है वो मोस्ट कॉमन कॉज है जो पेप्टिक अल्सर का पॉजिटिव एजेंट है। एस पाइलोरी इट वीक द डिफेंस फंक्शन ऑफ स्टोमक। जो स्टोमक का डिफेंस होता है, जो प्रोटेक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, उसको वीक कर देता है। रेगुलर यूज ऑफ पेन किलर ड्रग। अब आप पेन किलर ड्रग्स ले रहे हो, जैसे एनाल्जेसिक ड्रग्स है, आइबुप्रोफेन है, जो आप पढ़ चुके हो फार्मा के अंदर, अगर उनको लंबे समय तक ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिकली कोई डिफेक्ट है, स्मोकिंग हो गया, एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल भी, ये एल्कोहल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज में चेंज होके अल्सर को कॉज करते हैं। नेक्स्ट है इरिटेशन और सबस्टांस, जैसे टी है, कॉफी है, एनाल्जेसिक ड्रग है, इनका बार बार अपन ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में यूज करते हैं। पर्सनैलिटी टाइप ए पर्सन है, इन पर जो पर्सनल टाइप ए पर्सन होते हैं जो आप पढ़ोगे आगे कि इनको ज्यादा चांस रहते हैं। जोलिंगर इलिंसन सिंड्रोम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंड्रोम। ये क्या होता है, जोलिंगर इलिंसन सिंड्रोम, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड बट इट रेयर कंडीशन। मतलब हाइपर जो एसियल सिक्रेशन है वो क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन होता है, ज्यादा सीक्रेट होता है, बट ये क्या होता है, रेयर कंडीशन में। इसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। एल्कोहल एब्यूज एज पाइलोरी, इंक्रीज स्ट्रेस, स्मोकिंग, एनएसएडीएस। मतलब एल्कोहल एब्यूज हो गया, ज्यादा एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक करना, एज पाइलोरी का इन्फेक्शन है, इंक्रीज स्ट्रेस, स्मोकिंग, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है। ये क्या करती है, ये सारे भी पॉजिटिव फैक्टर है मिलके क्या करते हैं, जो डैमेज करते हैं म्यूकोजल वाल होती है, जो लेयर होती है स्टोमक की, उसको क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। अब डैमेज करेंगे, अगर डैमेज म्यूकोवा अनेबल टू सिक्रेट इनफ म्यूकोस, अब क्या करेगी, डैमेज म्यूकोस होगी, म्यूकोसा मेम्ब्रेन डैमेज है, ठीक है, लेयर है वो मेम्ब्रेन डैमेज है, तो वो क्या करेगी, सिक्रेशन नहीं कर पाएगी, म्यूकस को सिक्रेट नहीं कर पाएगी, जिससे क्या होगा, लो म्यूकस फंक्शन, लेस टाइट जंक्शन ऑफ बिटवीन सेल। मतलब अगर लो म्यूकस सिक्रेशन होगा तो जो जंक्शन होता है सेल और टिश्यू के अंदर वो क्या होगा, लूज होगा और लेस होगा, जिससे क्या होगा, गैस्ट्रिक जो एसिड का सिक्रेशन है वो ज्यादा होगा। अब गैस्ट्रिक सिक्रेशन ज्यादा होगा, एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जो क्या करेगा, म्यूकोज अल्सरेशन, ब्लीडिंग एंड स्कार। वो क्या करेगा, अल्सर करेगा, ब्लीडिंग होगी, स्कार, घाव बन जाएंगे और लीड करेगा पेप्टिक अल्सर को। कि कोई भी कंडीशन है वो क्या कर रही है, म्यूकोजल लेयर को डैमेज कर रही है। अगर म्यूकोजल लेयर डैमेज होगी, प्रॉपर म्यूकस सिक्रेशन नहीं होगा, सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, तो लेस
सेल वॉल फंक्शन होगा, जिसकी वजह से एसिड सिक्रेशन ज्यादा होगा। अगर एसिड के सिक्रेशन ज्यादा होगा, एसिडिटी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो म्यूकोजल वाल है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, अल्सरेशन हो जाएगा, ब्लीडिंग होगी, लीड करेगा पेप्टिक अल्सर को। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम। अब्डोमिनल ब्लोटिंग, मतलब अब्डोमिनल ब्लोटिंग का मतलब है बार बार ऐसे कि अपना पेट जैसे बोलते हैं ना, जैसे बार बार ऐसे पेट के अंदर मूवमेंट होना, ठीक है, स्टोमक के अंदर मूवमेंट, उसको बोलते हैं अब्डोमिनल ब्लोटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल बर्निंग, मतलब बर्निंग जैसे जलन, पेट में से बोलते हैं, कभी कभी स्टोमक खाना देता खा लेते बोलते हैं बर्निंग, जैसे जलन हो रही है, वो होता है बर्निंग सेंसेस होता है। पेन इन अपर मिडिल पार्ट ऑफ जो अपर मिडिल पार्ट होता है एपिगेस्ट्रियम एरिया, वहां पे पेन होना होता है। नेक्स्ट है हेड बर्न होता है, ब्लीचिंग मतलब बार बार डकारी आती है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, ठीक है, एनोरेक्सिया कंडीशन हो जाती है, नोजिया वोमिटिंग होती है। नेक्स्ट है वेट लॉस हो जाता है कि प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट अपन फूड है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है वेट लॉस होने लग जाता है। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, जिसमें क्या देखते हैं, पेशेंट हिस्ट्री देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, ब्रीथ यूरिया ब्रीथ टेस्ट के अंदर एस पाइलोरी का अपन पता लगाते हैं, ठीक है, ब्लड टेस्ट करेंगे एस पाइलोरी के लिए डिटेक्शन के लिए, स्टूल एंटीजन टेस्ट जिसमें एस पाइलोरी को अपन डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। अपर जीआईटी बेरियम अक्सर करेंगे कि जीआईटी बेरियम अक्सर क्या शो करेगा कि कहाँ कहाँ पे अल्सर प्रेजेंट है, लोकेशन क्या है। एंडोस्कोपी मतलब विजुअलाइजेशन करेंगे, स्टोमक का है, इसोफेगस का विजुअलाइजेशन करके लोकेशन का पता लगाएंगे कौन सा पार्ट डैमेज है। नेक्स्ट आता है मेडिकल एग्जाम, मेडिकल ट्रीटमेंट विल बी फोकस ऑन लोअर स्टोमक एसिड लेवल। अब वो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा कि लोअर स्टोमक में एसिड का लेवल कितना, उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट आता है इरिटेटिंग एस पाइलोरी की, एस पाइलोरी को क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है, इलिमिनेशन करना है। नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स देते हैं, जो क्या करती है 1 और 2 मंथ 2 मंथ तक देते हैं। अल्सर इज सीवियर, अगर अल्सर है वो सीवियर है, ज्यादा डीप में है, तो 2 मंथ 1 से 2 मंथ तक प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एंटासिड, जो एसिड को सिक्रेशन को रिड्यूस करती है। H2 एंटागोनिस्ट है, वो भी रिड्यूस करते हैं। ट्रीटमेंट फॉर एस पाइलर इन्फेक्शन, अब एस पाइलर इन्फेक्शन से ट्रीट करने के लिए ड्रग्स देते हैं। एग्जाम्पल एंटीबायोटिक है प्लस पीपीआई 2 वीक तक देते हैं। ट्रिपल थेरेपी बिस्मथ सब सेलिसिलेट देते हैं, टेट्रासाइक्लिन देते हैं, मेट्रोनिडाजोल देते हैं। फिर आता है ड्यूल थेरेपी, मतलब अमोनिया मेट्रोनिडाजोल देते हैं, ठीक है। ये ट्रिपल थेरेपी और डबल थेरेपी क्वाड्रिपल थेरेपी सारी पेप्टिक अल्सर के अंदर यूज की जाती है। मेन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं क्वार्टर थेरेपी क्या होती है, ट्रिपल थेरेपी, तो आपको क्या करना पड़ता है इन ड्रग्स के बारे में भी साथ में लिखना पड़ता है, जो आप पढ़ चुके हो फार्मा के अंदर। नेक्स्ट आता है साइकोप्रोटेक्टिव ड्रग, प्रोटेक्ट द टिश्यू ऑफ स्टोमक। साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग क्या करती है, तो स्टोमक टिश्यू स्टोमक है, स्टोमक के जो टिश्यू इनको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, जैसे मिजोप्रोस्टोल है, बिस्मथ सैलिसिलेट है। फिर है अवॉइड पेन किलर ड्रग, अब आपको क्या करना है पेन किलर ड्रग को अवॉइड करना है, ये नहीं आप पेन किलर ड्रग तो वो ज्यादा सीवियरिटी के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब वेगोटोमी मतलब वेगस नर्व को डैमेज कर, दिस इन्वॉल्व कटिंग द वेगस नर्व विच ट्रांसमिट मसाज फ्रॉम ब्रेन टू नेक एंड कैन डिक्रीज द एसिड सिक्रेशन। मतलब कि वेगोटोमी में क्या करना है, दिस इन्वॉल्व कटिंग वेगस नर्व को कर देना है, जो क्या करती है मैसेज करती है ब्रेन को टू नेक एंड इन्वॉल्व सिक्रेशन है वो डिक्रीज है। मतलब वेगस नर्व का काम क्या करता है, एसिड सिक्रेशन अगर कम होता है तो वेगस नर्व ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है कि वो स्टोमक के अंदर सिक्रेशन कम है, तो सिक्रेशन क्या होता है बाद में उसके रिस्पॉन्स में बढ़ता है, तो इसलिए उस नर्व को कट कर देंगे, जिससे क्या होगा सिक्रेशन वापस नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सेकंड आता है एंट्रेक्टोमी, मतलब इट रिमूविंग द लोअर पार्ट ऑफ स्टोमक विच कैन प्रोड्यूस हार्मोन इज डन विद वेगोटोमी। मतलब कि एंट्रेक्टोमी कर देंगे तो लोअर पार्ट है स्टोमक का उसको रिमूव कर देंगे, जो कि क्या होगा वेगोटोमी के साथ होता है। नेक्स्ट है पाइलोरोप्लास्टी, मतलब इनलार्ज ओपनिंग बिटवीन स्टोमक एंड डोडेनम, मतलब कि ओपनिंग है जो स्टोमक और डोडेनम की उनको इनलार्ज करना, उनकी साइज को बढ़ाना, टू इंक्रीज पास ऑफ डाइजेस्टिव फूड पार्ट, जिससे क्या होगा जो डाइजेस्टिव पार्टिकल वो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन पहुंचने के लिए आप क्या करते हो पार्ट को बड़ा कर देते हो, उसको बोलते हैं पाइलोरोक्टोमी पाइलोरोप्लास्टी। फिर आता है बिल्रोथ फर्स्ट या गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी। इन दिस प्रोसीजर लोअर पार्ट ऑफ स्टोमक इज रिमूव्ड एंड रिमेनिंग पोर्शन एनास्टोमिस विद डुडेनम, मतलब कि जो लोअर पार्ट होता है स्टोमक का उसको क्या कर दिया जाता है रिमूव कर दिया जाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट बढ़ता है
स्टमक का पार्ट बचा हुआ होता है उसको क्या कर दिया जाता है, डुडेनम के साथ जोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं बिलोस फर्स्ट या गेस्ट्रो डुडेनोस्टोमी। मतलब स्टमक और डुडेनम को आपस में जोड़ना उसको बोलते हैं गेस्ट्रो डुडेनोस्टोमी या बिलोस फर्स्ट। फिर आता है बिलोस सेकंड, गेस्ट्रो जेजुनोस्टोमी। मतलब एनास्टोमिक और स्टोमक भी जेजुनम, मतलब स्टोमक को जेजुनम के साथ जोड़ना गेस्ट्रो जेजुनोस्टोमी, डुडेनम के साथ जोड़ना गेस्ट्रो डुडेनोस्टोमी। बिलोस फर्स्ट मतलब डुडेनोस्टोमी और सेकंड जेजुनोस्टोमी, ठीक है। फिर आता है गैस्ट्रेक्टोमी, मतलब पूरा स्टोमक है, एंटायर स्टोमक पार्ट इज रिमूव, मतलब पूरा पार्ट है वो स्टोमक का पार्ट है वो रिमूव कर दिया, उसको बोलते हैं गैस्ट्रेक्टोमी। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्सर। अब अल्सर से कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, परफोरेशन मतलब डिस्ट्रक्शन हो सकता है, सेल वॉल उधर सकती है, ब्रेकडाउन हो सकता है, परफोरेट होती है। फिर है पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, पाइलोरिक जो पार्ट है पाइलोस पार्ट उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जा सकता है, पेनिट्रेशन मतलब अंदर तक घस सकता है। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। एक्यूट पेन रिलेटेड टू गैस्ट्रिक म्यूकोजल इरोजन, मतलब एक्यूट पेन होता है क्योंकि जो म्यूकोजल लेयर इरोजन होता है उनके अंदर डिस्ट्रक्शन होता है, ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से पेन होता है। अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेवल रिलेटेड टू चेंज इन डाइजेस्टिव प्रोसेस, मतलब अल्टर्ड होता है न्यूट्रिशन लेवल क्योंकि प्रॉपर एनोरेक्सिया नर्वसा है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख नहीं लगी, जिसकी वजह से क्या होता है ऑब्जेक्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस अल्टर्ड है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन लेवल है वो अल्टर्ड होता है। नेक्स्ट है डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्यूट ब्लीडिंग। अब एक्यूट ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लूइड वॉल्यूम वो लॉस हो रहा है। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, अब रिस्क फॉर इंजरी क्योंकि हेमरेज होगा, परफोरेशन होगा जैसे, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है रिस्क फॉर इंजरी। नेक्स्ट है इंक्रीज रिस्क ऑफ अब्जॉर्प्शन ड्यू टू वोमिटिंग रिलेटेड टू अल्सर, मतलब अब एस्पायरेशन के चांस रहते हैं क्योंकि वोमिटिंग हो रही है, बाई चांस इसोफेगस स्फिंक्टर ओपन रह गया या बंद नहीं हुआ तो वो क्या तो लंग्स के अंदर चांस होते हैं एस्पायरेट होने के, ट्रेकिया के अंदर तो हो सकता है। एंजाइटी, पेशेंट की डिजीज कंडीशन ऐसी है कि उसको नॉलेज नहीं है तो उसको एंजाइटी तनाव होगा कि मैं कैसे ट्रीट करेगा, कैसा उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए वो एंजाइटी को रिलीव करने के लिए। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ एनीमिया, अब जीआईटी ब्लीडिंग हो रही है बार बार तो ब्लड लॉस होगा तो उसके एनीमिया के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंस सीरियल। अब देखो गैस्ट्रिक अल्सर इंसिडेंस, अब गैस्ट्रिक अल्सर डुडेनम सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा अल्सर होता है, डुडेनम, क्योंकि 80% पाया जाता है और गैस्ट्रिक अल्सर 15% पाया जाता है। अब एज इनको डिफरेंस किया गया है, ठीक है, एज ये अब वो 55 ईयर्स में होता है और डुडेनम वो 30 to 45 ईयर्स में होता है। इनके मेल और फीमेल में 1:1 होता है जबकि ये 3:1 होता है, मतलब डुडेनम से ज्यादा फीमेल के अंदर मेल के अंदर पाया जाता है बजाय फीमेल के। फिर आता है सिक्रेशन, नॉर्मल टू हाइपो, गैस्ट्रिक में क्या होता है सिक्रेशन है जो एचसीएल वो नॉर्मल से हाइपो कम हो सकते हैं जबकि डुडेनम में ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर होता है वेट लॉस, अब वेट लॉस में क्या होता है अक्कर, वेट लॉस अक्कर होता है जबकि वेट गेन होता है डुडेनल अल्सर के अंदर। पेन हाफ आवर ऑफ आफ्टर मील, अब खाने के 1 आवर मील हाफ आवर आधे से 1 घंटे के बाद में पेन होगा, जबकि 2 to 3 जबकि डुडेनल में क्या होता है 2 to 3 आवर आफ्टर मील एट स्लीपिंग टाइम पेन होगा, जब 2-3 घंटे बाद खाने के बाद सोओगे तब पेन होता है। नेक्स्ट आता है इंजेक्शन ऑफ फूड, अगर खाना खा अब जब आप खाना खाया हो उसके खाना खा रहे हो तब आप जब खाना ले रहे हो तब आपको क्या मिलेगा, पेन होगा गैस्ट्रिक अल्सर में, जबकि पेन रिलीव होता है डुडेनल अल्सर के अंदर। जब भी आता है कि डुडेनल पेन रिलीव होने वाला कि ऐसा अल्सर जो पेन को रिलीव करता है खाना खाते टाइम वो होता है डुडेनल अल्सर। वोमिटिंग कॉमन होती है जबकि इसमें अनकॉमन होती है। फिर आता है हेमरेज, इसमें कॉमन होता है जबकि डुडेनल में लेस कॉमन होता है। परफोरेशन इसमें लेस होता है जबकि इसमें मे भी हो सकता है। मेलिग्नेंसी एक होती है मतलब अबनॉर्मल ग्रोथ होती है जबकि इसमें रेयर होती है। रिस्क फैक्टर गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, अल्कोहल, एनेस्थेटिक और गैस्ट्राइटिस, जबकि इसमें डुडेनल अल्सर का ब्लड ग्रुप की वजह से होता है, सीओपीडी है, सिरोसिस ऑफ लिवर की वजह से होते हैं। तो ये था आपका पेप्टिक अल्सर, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेप्टिक अल्सर, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जीआई ब्लीडिंग बोल सकते हैं। डेफिनेशन क्या होती है देखो, इट इज द ब्लीडिंग दैट अकर एनीवेयर इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच रन फ्रॉम माउथ टू एनस। जीआई ब्लीडिंग कैन रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग टू मैसिव ब्लीडिंग, मतलब
कि ये एक प्रकार की ब्लीडिंग है जो एनीवेयर इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं पे भी हो सकती है। रन फ्रॉम, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ टू एनस से लेके जीआईटी ट्रैक्ट है वो माउथ टू एनस तक होता है, ठीक है। लोकेशन जीआई ब्लीडिंग कैन रेंज फ्रॉम माइक्रोस्टिक, मतलब एक माइक्रोस्टिक से मैसिव ज्यादा हाइपर भी हो सकती है, ठीक है। कि जीआईटी ट्रैक्ट में कहीं भी ब्लीडिंग होना उसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। क्लासिफिकेशन अब देखो, अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में क्या होता है, ब्लीडिंग ओरिजिनेट इन फर्स्ट पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट, स्टोमक एंड डुडेनम, मतलब कि ब्लीडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट जिसे स्टोमक और डुडेनम है वहां तक होती है, तो उसको बोलते हैं अपर जीआई ब्लीडिंग। नेक्स्ट आता है लोअर जीआई ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ओरिजिनेट फ्रॉम लोअर सेगमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज। अब अगर स्टोमक है, डुडेनम में ब्लीडिंग हो रही है फर्स्ट पार्ट में, तो उसको बोलते हैं अपन अपर, और लोअर के अंदर हो रही है तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस के अंदर ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं लोअर जीआई ब्लीडिंग, ठीक है। ये तो थे टाइप। अब देखो कोज क्या क्या होते हैं। अब देखो पेप्टिक अल्सर की वजह से हो सकता है, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक, जो गैस्ट्रिक स्टोमक उनमें इन्फ्लामेशन होना, इसोफेगस में इन्फ्लामेशन होना, हेमरोइड है, ठीक है। कोलोन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर ट्यूमर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोई हिमोफीलिया वगैरह, तो उसकी वजह से डिसेंट्री है, ठीक है। बार बार स्कूल पास आउट हो रहा है, कोई बैक्टीरिया वायरस की वजह से, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, आईबीडी, उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट आता है लाइफ थ्रेटनिंग कॉज ऑफ जीआई ब्लीडिंग, कि अब लाइफ थ्रेटनिंग कॉज क्या हो सकते हैं जीआई ब्लीडिंग के। ओरल कैंसर है, कोलोरेक्टल मतलब कोलोन और रेक्टल का कैंसर उसको बोलते हैं कोलोरेक्टल, एसोफेजियल कैंसर है, परफोरेट पेप्टिक अल्सर है कि म्यूकोसा अगर परफोरेट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरल इंजरी है, ट्रोमा को इंटरल इंजरी हो रखी है जीआई के अंदर, कोई ट्रोमा है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, ठीक है, पार्ट की बाहर स्टोमक डाइजेशन हो नहीं रहा, सारी प्रोसेस ऑब्स्ट्रक्ट है, तो उसकी वजह से भी जीआई ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम। इसमें क्या होता है, अब्डोमिनल पेन होता है, अब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, ब्लड विथ अब्डोमिनल पेन होगा, अब्डोमिनल डिस्टेंस मतलब पेन है वो रेडिएट होगा और अब्डोमिन की साइज है वो डिस्टेंट होती जाएगी, बढ़ेगी। ब्लड विथ स्टूल, स्टूल के साथ मेलेना बोलेंगे जिसको, स्टूल के साथ ब्लड आता है, ब्लीडी स्टूल आएगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ब्लड इन द वोमिटिंग के साथ ब्लड आ सकता है, डिजीनेस हो सकता है, फटीग, थकान, उस वीकनेस फील, कमजोरी फील करेगा, फीवर हो सकती है, फेंटिंग अटैक, पेलर, क्योंकि ब्लड लॉस होगा तो पेलर स्किन होनी है। नेक्स्ट आता है लाइफ थ्रेटनिंग का सिम्टम क्या होते हैं। अब लाइफ थ्रेटनिंग जब ज्यादा सीवियरिटी होती है तब चेंज इन लेवल ऑफ आपकी कॉन्शियसनेस है वो पेशेंट की अल्टर्ड होगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम डिफिकल्टी होगी, सीवियर अब्डोमिनल पेन होगा, ब्लड इन वोमिटिंग, कॉफी क्राउन वोमिटिंग होगी, कॉफी कलर की वोमिटिंग आएगी। नेक्स्ट आता है वीकनेस होता है। फिर आता है डायग्नोस्टिक वाल्यूएशन में अपन क्या देखते हैं, पेशेंट हिस्ट्री देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, अब्डोमेन सिटी स्कैन करेंगे, एमआरआई, एक्सरे, एंजियोग्राफी जिसमें क्या करते हैं ब्लड वेसल का टेस्ट को असेस करते हैं, ब्लीडिंग स्कैन करेंगे, अपर जीआई एंडोस्कोपी देखेंगे कहाँ पे पार्ट डैमेज है, कोलोन को स्कोपिक कोलोन को विजुअलाइजेशन करेंगे, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, क्लोटिंग टेस्ट, प्लेटलेट काउंट देखेंगे, ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट, एम ऑफ मैनेजमेंट, आपके उद्देश्य क्या है जब जीआई ब्लीडिंग का मैनेजमेंट करते हो, तो मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट एयरवे, आपको पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेटरी वॉल्यूम, जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है मतलब ब्लड उसको मेंटेन करना है, रिस्टोर करना है वापस, जैसे अगर ज्यादा लॉस है एनीमिया कंडीशन तो आप क्या देख सकते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो। फिर आता है जनरल मेजर्स, पेशेंट कैन पेशेंट को एनपी रखना है, नील पर माउस से कुछ नहीं देना, ऑक्सीजन थेरेपी में रिक्वायर इफ हैज लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, आपको क्या अगर ब्लड ज्यादा लॉस हो रखा है तो ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। लेग ऑफ पेशेंट इज एलिवेटेड साइड लेटरल पोजीशन गिवन टू प्रिवेंट एक्सपायर, आपको क्या करना है पेशेंट के जो लेग है उसको ऊपर रखना है, हाइट में एलिवेटेड किया ऊंचे किए रखना है और साइड लेटरल पोजीशन देनी है, पेशेंट को साइड में लिटाना है टू प्रिवेंट एक्सपायरेशन के चांस से बचने के लिए। सीबीसी इज डन टू नाउ द अमाउंट ऑफ ब्लड, कंप्लीट ब्लड काउंट इसलिए करते हैं कि ब्लड का अमाउंट कितना वो पता लगाने के लिए। यूरिनरी कैथेटर इज इंसर्टेड टू मॉनिटर यूरिन आउट, अब यूरिन कैथेटर है वो यूरिन का आउटपुट चेक करने के लिए कितना यूरिन आउटपुट है वो एक्सक्रीट हो रहा है वो चेक करने के लिए अपन यूरिनरी कैथेटर लगाते हैं। इन सीवियर केसेस गिव आईवी फ्लूइड थेरेपी टू विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर सीवियरिटी है केस के अंदर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपको आईवी फ्लूइड दे सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ। नेक्स्ट है हाई डोज ऑफ आईवी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वेसो एक्टिव ड्रग थेरेपी, ठीक है, लाइक ऑक्रिएटिव एंटीबायोटिक थेरेपी, आपको क्या करना है हाई डोज आईवी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देना है, इंट्रावेनसली आईवी प्रोटॉन इनहिबिटर देने हैं
जो सिक्रेशन को कम करेंगे। वेसो एक्टिव ड्रग देनी है तो वेसल्स को एक्टिव रखेगी, ठीक है। एंटीबायोटिक थेरेपी अपन दे सकते हैं। फिर आता है स्पेशल ट्रीटमेंट की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या होता है। एंडोस्कोपी टू ट्रीट ब्लीडिंग अल्सर बाय कोगुलेटरी ब्लड वेसल और अबनॉर्मल टिश्यू। मतलब एंडोस्कोपी करना है किस लिए कि अपन को देखना है, ट्रीट करना है विजुअलाइजेशन ब्लीडिंग अल्सर को बाय कोगुलेटिंग ब्लड वेसल को देखना है एंडोस्कोपी करके, ठीक है। ब्लीडिंग अल्सर को ट्रीट करना है और अबनॉर्मल टिश्यू को सो देखना है, उनको ट्रीट करना है। नेक्स्ट है ऑर्गन प्लाज्मा कोगुलेशन एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी ओब्लाइगेशन टू ट्रीट अबनॉर्मल ब्लड वेसल इन स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन। अगर ऑर्गन प्लाज्मा थेरेपी देते हैं, कोगुलेशन और रेडिएशन फ्रीक्वेंसी ओब्लिगेशन, वो क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं अबनॉर्मल ब्लड वेसल है उनको और स्मॉल इंटेस्टाइन कोलोन, इनको ट्रीट करने के लिए अपन प्लाज्मा कोगुलेशन थेरेपी देते हैं। फिर आता है एंडोस्कोपी क्लिप टू क्लोज द ब्लीडिंग वेसल। अब एंडोस्कोपी मतलब एंडोस्कोपी प्रोसीजर के थ्रू विजुलाइज करके क्लिप लगा देते हैं जो ब्लीडिंग जहाँ पे से ब्लड रेप्चर हो रखी है, जो भी ब्लड वेसल है जे की वो रेप्चर होते हैं, वहाँ पे एक क्लिप लगाते हैं, उनको क्लोज कर देते हैं, जिससे ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेट यूज रबर बैंड टू ट्रीट ब्लीडिंग हेमरॉइड एंड ब्लड वेसल इन इसोफेगस। मतलब एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन मतलब एंडोस्कोपिक प्रोसीजर से इसोफेगस वगैरह जो भी जहाँ पे भी ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे बैंड लाइगेट करते हैं, मतलब एक प्लास्टिक का रबड़ का टुकड़ा है वो क्लोज कर देते हैं, जिससे ब्लीडिंग वेसल को, जैसे हेमरॉइड के अंदर ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। स्टूल के साथ यूरिन पास जो स्टूल पास उसके साथ ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। तो वो उसमें क्या करते हैं, बैंड लाइगेट करते हैं, मतलब एक रबड़ का टुकड़ा था वो जो ब्लड है या आर्टरी है वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उनको क्लोज करने के लिए यूज में करते हैं। फिर आता है एंडोस्कोपिक क्रायोथेरेपी फ्रीजेज अबनॉर्मल ब्लड वेसल इन द स्टोमक। मतलब एंडोस्कोपिक क्रायोथेरेपी क्या, तो फ्रीज मतलब तो इसमें क्या करोगे, एंडोस्कोप बैंड लाइगेट करोगे तो ब्लड वेसल को क्लोज कर देगा। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक क्रायोथेरेपी फ्रीजेज मतलब क्लोज कर देना, कूलिंग इन्वायरमेंट देना, जिससे कि अबनॉर्मल ब्लड वेसल है वो स्टोमक के अंदर ब्लीडिंग करना स्टॉप कर दे, ठीक है। उसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक क्रायोथेरेपी। तो ये थे आपके टॉपिक 2 या 3 जो अपने जेए के अंदर डिस्कस किए हैं कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, जीआई ब्लीडिंग क्या होती है, वो अपन डिस्कस किए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। अब वो एक है जो पेप्टिक अल्सर के अंदर क्वाड्रपल थेरेपी, ट्रिपल थेरेपी, तो आप ये पढ़ लेना, जो आपने फार्मा में पढ़ी पेप्टिक अल्सर की ड्रग्स रिलेटेड ड्रग्स आई होगी तब, तो वो पढ़ लेना, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। क्वाड्रपल थेरेपी क्या आती है, इनमें क्या होता है 3 या 4 ड्रग्स का मिक्सर होता है, क्वाड्रपल है, ट्रिपल है, डुअल थेरेपी, वो सारी क्या होती है, ड्रग्स का एक मिक्सर होता है जो अपन पेप्टिक अल्सर में देते हैं, ठीक है। आपने डिफरेंस भी पढ़ लिया, एग्जाम में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। बाकी डिजीज है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और आपको पता है आपके टेस्ट हैं तो स्टार्ट में तो जितना हो गया सिलेबस, ठीक है, उतना लगभग सारा जो भी सिलेबस हो चुका है अभी तक वो सारा पढ़ते रहना, उसमें से ही आएगा जितना अभी तक हो चुका है। जैसे रेस्पिरेटरी है, एंडोक्राइन करवा दिया आपको, कार्डियो करवा दिया, तो उनमें से ही आएगा। उसमें मेन जो डिजीज है उन पे फोकस ज़्यादा करना, जैसे सीओपीडी वगैरह है, निमोनिया है, ठीक है, ब्रोंकेटाइटिस है, अस्थमा है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंडोक्राइन के अंदर जैसे वो है एडिनोकोड, जो भी हार्मोन रिलेटेड जो भी डिजीज कंडीशन है वो सारी आप पढ़ लेना एक बार।
किसी का नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा जाता है, किसी का कुछ पूछा जाता है, तो आप वो देख लेना, अलग अलग टॉपिक वाइज आएंगे। थैंक यू।